आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल अध्ययन दीप पर। आज मैं एक नए विषय के साथ आया हूं जिसका नाम है साहित्य लेखन की परंपरा। इसमें हम पढ़ेंगे विभिन्न रचनाकारों के पुस्तकों का नाम, साथ ही उन पुस्तकों में दिए हुए विवरण और उससे संबंधित महत्वपूर्ण विषय और पुस्तकों के नाम, साथ ही रचनाकारों के नाम, प्रकाशन वर्ष, इन पर गहन अध्ययन करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। पहले रचनाकार का नाम गारसा दत्तासी। इनकी पुस्तक का नाम है इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी। इसमें उर्दू एवं हिंदी के 735 कवियों का विवरण दिया गया है। इसको आप लिख सकते हैं। इसमें 738 कवियों का विवरण दिया गया है। इसके अंग्रेजी वर्ण के क्रम से दिया गया है, जैसे ABCD इसके अकॉर्डिंग नाम के अनुसार दिया गया है। जिसका नाम A से है वो प्रारंभ में होंगे और जिनका नाम B से होगा वो उनके बाद होंगे। इसमें केवल 72 कवि ही हिंदी से संबंधित है। 738 में से केवल 72 कवि ही हिंदी से संबंधित हैं। इसमें यह फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। एंदुई का अर्थ होता है हिंदवी अर्थात हिंदी, और हिंदुस्तानी का अर्थ होता है हिंदुस्तानी। यह उर्दू भाषा का शब्द है। इसे ब्रिटेन और आयरलैंड के प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में प्रकाशित किया गया था, जिसमें काल विभाजन एवं नामकरण का कोई भी प्रयास नहीं किया गया था। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इस ग्रंथ में वर्णित हिंदी रचनाकारों से संबंधित सामग्री का हिंदी अनुवाद, हिंदुई साहित्य का इतिहास, अर्थात डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के पुस्तक का इस्तवार द ला का अनुवाद इन्होंने क्या किया, हिंदुई साहित्य का इतिहास इन्होंने प्रकाशित किया, जो कि 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अब ये जो पुस्तक है इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी, गारसा दत्तासी की पुस्तक, इसका प्रकाशन 3 भाग में हुआ। प्रथम भाग का प्रकाशन 1839 ईस्वी में हुआ, दूसरी भाग का प्रकाशन 1847 ईस्वी में हुआ, और दूसरे संस्करण में तीसरा भाग आया जिसका प्रकाशन 1871 ईस्वी में हुआ। अगला केवल हम नाम देखेंगे। अगला है मौलवी करीमुद्दीन। इनके पुस्तक का प्रकाशन 1848 ईस्वी में हुआ। इनके पुस्तक का नाम है तज़ाकिरा ईश्वरा ई हिंदी। इसमें भी सर्वप्रथम कालक्रम का कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। इसमें केवल 62 कवि ही हिंदी से संबंधित थे। अगला है महेश दत्त शुक्ल, जिनके पुस्तक भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन 1873 ईस्वी में हुआ। यह हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम साहित्य इतिहास संबंधी ग्रंथ है। यह सर्वप्रथम हिंदी में लिखा गया साहित्यिक ग्रंथ है। यह नवल किशोर प्रेस, जो कि लखनऊ में है, उससे प्रकाशित हुआ था। अगला शिव सिंह सरोज की पुस्तक, शिव सिंह सरोज, जिसका प्रकाशन 1883 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से ही प्रकाशित हुआ था। यह भी लखनऊ प्रेस से ही प्रकाशित हुआ था। इस ग्रंथ में सर्वप्रथम 1000 से ज्यादा, लगभग 1003 भाषा कवियों का विवरण दिया गया था। इससे यह बाद में इतिहासकारों के लिए आधार भी रहा। अगर किसी को बाद में साहित्य के इतिहासकारों का जीवन परिचय या फिर उनके ग्रंथों का समावेश चाहिए होता था, तो हिंदी से संबंधित अगर कवियों के ग्रंथों का परिचय चाहिए होता था, तो वो शिव सिंह सरोज की सहायता लिया करते थे। इसके पूर्वार्ध में
838 कवियों की रचनाओं के नमूने तथा उत्तरार्ध में 1003 कवियों का जीवन परिचय भी दिया गया था। 1003 कवियों के जीवन परिचय दिया गया था। इसमें वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया था। काल विभाजन एवं नामकरण का कोई भी प्रयास इसमें भी नहीं किया गया। इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम स्थान बिंदु भी कहा जा सकता है। अगला है महत्वपूर्ण ग्रंथ जॉर्ज ग्रियर्सन का 1888 ईस्वी, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। इस ग्रंथ का प्रकाशन एशियोटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ था। यह किसी ग्रंथ के रूप में प्रकाशित नहीं हुआ था, यह केवल एक विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ था। बहुत से विद्वानों ने इसे सही अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना है। इसमें सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारित करते हुए हिंदी के इतिहास को सांस्कृतिक, पाली और प्राकृतिक एवं अरबी फारसी मिश्रित हिंदू से पृथक किया गया। अर्थात इसमें संस्कृत के, पाली के, प्राकृत, अरबी फारसी तथा मिश्रित उर्दू के भी कवियों को इसमें अलग अलग करके उनके नामों का और साथ ही उनके जीवन परिचय और उनके ग्रंथों को अलग करके लिखा गया। इसमें पहली बार कवियों को एक काल क्रमानुसार वर्गीकृत करते हुए उनकी प्रवृत्तियों को उद्घाटित किया गया। अर्थात इसमें सबसे प्रथम नामकरण का प्रयोग किया गया। अगला, इसमें 11 अध्यायों में विभक्त किया गया तथा प्रत्येक अध्याय को एक काल का सूचक, हर अध्याय का नामकरण भी किया गया। अर्थात इसे 11 भागों में विभक्त किया गया और हर एक भाग को एक काल क्रम का नाम दिया गया। इसमें कुल 952 कवियों को शामिल किया गया, जिसमें 886 कवियों का विवरण का आधार शिव सिंह सरोज से लिया। मैंने कहा था कि शिव सिंह सरोज से जो 1003 कवियों का विवरण इसमें दिया गया था, आने वाले सभी कवियों के लिए, सभी इतिहास ग्रंथ के रचना के लिए ये एक महत्वपूर्ण ग्रंथ साबित हुआ। तो इन्होंने भी 886 कवियों का विवरण का आधार शिव सिंह सरोज से प्राप्त किया। इन्होंने सर्वप्रथम भक्ति काल को 16वीं ईस्वी और 17वीं ईस्वी को स्वर्ण युग कहा। इन्होंने सर्वप्रथम भक्ति काल को 16वीं और 17वीं शताब्दी का जो वक्त है उसे स्वर्ण युग कहा था। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने इसका अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से 1957 ईस्वी में प्रकाशित किया। साहित्य में यह ग्रंथ नींव का पत्थर माना जाता है। इतनी सारी इस ग्रंथ की अच्छाइयों के साथ साथ इसमें एक खामी थी कि यह पूरा ग्रंथ अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ था। अगला देखेंगे, अगला है मिश्र बंधुओं की पुस्तक मिश्र बंधु विनोद। इसमें कुल 4591 कवियों को शामिल किया गया। इसमें कुल 4591 कवियों को शामिल किया गया। ग्रियर्सन यद्यपि काल विभाजन एवं नामकरण को चूक गए थे। ग्रियर्सन ने काल विभाजन और नामकरण के लिए चूक गए थे, किंतु व्यवस्थित रूप से इसका श्रेय मिश्र बंधुओं को जाता है। व्यवस्थित रूप से इनका श्रेय मिश्र बंधुओं को जाता है। इन्हें संपूर्ण इतिहास को 5 कालखंडों में विभक्त किया। इन्होंने संपूर्ण इतिहास को 5 कालखंडों में विभक्त किया। मिश्र बंधु विनोद में कुल 3 भाई थे। इनका नाम था गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके ग्रंथ को बड़ा भारी वृत्त संग्रह कहा है। इन बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह भी कहा है। इनके 4 पुस्तक प्रकाशित हुए। 4 भागों में इनका जो ग्रंथ था वो प्रकाशित हुआ। प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 ईस्वी में और चौथे भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ।
अगला देखेंगे रामचंद्र शुक्ल, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। यह ग्रंथ मुख्यतः नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। यह पुस्तक केवल एक भूमिका के रूप में ही प्रकाशित हुआ था, किसमें? हिंदी शब्द सागर में केवल भूमिका के रूप में यह लिखा गया था। यह भूमिका को हिंदी साहित्य का विकास नाम दिया गया था। यह भूमिका क्या थी? हिंदी साहित्य के विकास का इसका नाम दिया गया था। यह हिंदी का सर्वाधिक प्रख्यात हिंदी ग्रंथ है। इसमें 1000 कवियों को लिया गया था। इसमें कुल 1000 कवियों को शामिल किया गया था। इसमें रचनाकारों को इतिवृत्ति के बजाय इसके रचनात्मक वैशिष्ट्य पर अधिक बल दिया गया। इसमें इतिवृत्ति अर्थात इसको बढ़ा चढ़ा कर लिखने की प्रवृत्ति को न रखकर इसके रचनात्मक वैशिष्ट्य पर अधिक बल दिया गया। विधेयवादी पद्धति का प्रयोग करते हुए तत्कालीन युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में भी इस साहित्य को इतिहास का विश्लेषण किया जाता है, परंतु इसमें दोहरे नाम की प्रवृत्ति देखी जाती है। अपभ्रंश साहित्य को हिंदी में अलगाते हुए पूर्ण पीठिका के रूप में भी वर्णित किया गया। संपूर्ण इतिहास का इतना तार्किक और सुव्यवस्थित काल विभाजन किया कि पूर्ववर्ती इतिहास ग्रंथ में प्रायः इसका ही प्रयोग किया गया। इन्होंने काल विभाजन का इतना अच्छा प्रयोग किया कि इनके बाद आने वाले जितने भी रचनाकार थे सभी ने लगभग इन्हीं का अनुकरण किया। इसमें 900 वर्षों का इतिहास सम्मिलित किया गया था। इस पुस्तक में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि कवियों का परिचयात्मक विवरण मैंने विष्णु बंधु विनोद से ही लिया है। अगला डॉक्टर राम कुमार वर्मा 1938 ईस्वी, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। छायावादी कवि राम कुमार वर्मा द्वारा रचित इस ग्रंथ में उनकी काव्यात्मक भाषा ने पाठकों को आकर्षित किया। उन्होंने इस ग्रंथ में काव्यात्मक भाषा का प्रयोग किया है, इसे आकर्षित किया। अपनी विस्तृत सामग्री, उनकी आकर्षक प्रस्तुति एवं भाषा के कारण यह ग्रंथ प्रभाव छोड़ने में सफल रहा। इसमें सिर्फ आदिकाल व भक्ति काल यानी कि 693 से 1693 ईस्वी तक की अवधि को ही स्थान दिया गया। आगे का भाग वे नहीं लिख पाए। निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा को संत काव्य और निर्गुण को प्रेमाश्रय अर्थात सूफी काव्य नाम दिया। इसमें अपभ्रंश साहित्य के बड़े हिस्से को भी शामिल किया गया। संधिकाल शीर्षक के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया। वर्मा जी ने इसे ही आदिकाल को संधिकाल और चारण काल कहा है। शुक्ल जी ने शिव सिंह सेंगर की पुस्तक को कवि वृत्त संग्रह, ग्रियर्सन को बड़ा कवि वृत्त संग्रह और मिश्र बंधुओं की पुस्तकों को बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह कहा है। अगला हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक। इनकी 3 पुस्तकें प्रकाशित हुई थी। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी में, हिंदी साहित्य का उद्भव विकास 1952 ईस्वी में, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी में। एक और पुस्तक है नाथ संप्रदाय, जो कि 1955 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कोई स्वतंत्र इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा, किंतु उल्लेखित 3 ग्रंथ साहित्य इतिहास संबंधित ही है। अर्थात ये जो 3 ग्रंथ है वो साहित्य इतिहास से संबंधित है। इनमें एक निश्चित साहित्य इतिहास दृष्टि भी मिलता है। आचार्य द्विवेदी इतिहास को परंपरा के विकास के रूप में व्याख्यायित करते हैं। उन्होंने विश्व भारती के गैर हिंदी भाषी साहित्य जिज्ञासाओं को हिंदी साहित्य के परिचित करवाने हेतु जो व्याख्यान दिए थे उन्हें ही संशोधित परिवर्धित कर हिंदी साहित्य की भूमिका नामक ग्रंथ तैयार कर दिया। आदिकाल का स्वरूप निर्धारण
आदिकाल का स्वरूप निर्धारण, भक्ति काल के उदय की पृष्ठभूमि, पूर्वार्धी सिद्धांतों से भक्तिकालीन संत काव्य धारा के संबंध में उद्घाटन, हिंदी सूफी काव्य का आधार संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश की काव्य परंपराओं का मानना आदि उनके साहित्य इतिहास के रूप में उपलब्ध है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त, 1965 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा प्रतिपादित ढांचे से आमूलचूल परिवर्तन करने का एक सार्थक प्रयास इस ग्रंथ के माध्यम से किया गया। संपूर्ण इतिहास को 3 काल खंडों में विभक्त किया गया, प्रारंभिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। इसे साहित्य लेखन के विकासवादी सिद्धांत की प्रतिष्ठा करते हुए उसके आलोक में हिंदी साहित्य की नूतन व्याख्या करते हुए इनकी चेष्टा की गई। इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिया गया जो काल विभाजन था, इन्होंने और भी संक्षेप में कर और भी अच्छे से व्याख्यायित किया, जो कि था प्रारंभिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, और भी सरल करने का प्रयास किया। आज के लिए केवल इतना ही। अगली जानकारी और हिंदी साहित्य से संबंधित प्रमुख ग्रंथ और रचनाकारों का क्रम हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर किसी विषय पर आपको वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल पर कमेंट कीजिए। धन्यवाद।